Hello plus 2 class. Today we are going to discuss our next topic, that is 4.1, and the name of the topic is Mahanavami Dibba, and this topic is on page number 180 in your NCERT part 2 book. So let's start the topic. हम विजयनगर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम विजयनगर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि विजयनगर का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव था, काफ़ी अमेजिंग लुक का था। तो यहाँ पे हम और बिल्डिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हमने अर्बन कोर के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा रॉयल सेंटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फोर्टिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, एंड रोड्स के बारे में पढ़ा, वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। आज हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा जाता था कि जो किंग्स का पैलेस होता था ना, किंग्स का पैलेस यानी राजा महाराजाओं के जो महल हुआ करते थे, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग वहाँ की मानी जाती थी, यानी सबसे बड़ी पैलेसेज वहाँ के होते थे। यानी सबसे जो लार्जेस्ट बिल्डिंग अगर विजयनगर की कोई होगी तो वो किंग्स का पैलेस होगा। तो लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी होगी? किंग का पैलेस। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ विजयनगरा। तो वी कैन आंसर इट, दैट इज़ किंग्स पैलेस। तो किंग्स का पैलेस है जो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग विजयनगर की मानी जाती है। लेकिन इसका अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि जो किंग पैलेस है वो रॉयल रेजिडेंस है या नहीं है। रॉयल रेजिडेंस है या नहीं है। रॉयल रेजिडेंस मतलब कि अभी तक हिस्टोरियंस को या हम कहेंगे स्कॉलर्स को या आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जिससे ये पता चले कि जो किंग का परिवार था, उसके रिलेटिव्स थे, वो रिश्तेदार वगैरह थे, वो उस पैलेस में रहते थे या नहीं रहते थे। उससे रिलेटेड ऐसा कोई भी एविडेंस ना हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक मिला। तो ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया है कि किंग्स का पैलेस रॉयल रेजिडेंस था या नहीं था। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसे मार्क कर ले अपनी नोटबुक और बुक में। तो किंग का पैलेस या इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में टू मेन या हम कहेंगे टू इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? टू इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मतलब चौंकाने वाले या कहेंगे अमेजिंग या कहेंगे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। दो ऐसी जगह हुआ करती थी इस पैलेस में। एक का नाम था ऑडियंस हॉल, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ऑडियंस हॉल एंड सेकंड इज़ महानवमी डिब्बा, यानी जो हमारे टॉपिक का नाम भी है। ये जो महानवमी है, अगर हम जाने तो नवमी, नवमी मीन्स 9th डे ऑफ नवरात्रा, उसी को हम नवमी कहते हैं, 9th डे ऑफ नवरात्रा। तो नवरात्रा का जो 9वां दिन होगा उसको नवमी कहते हैं। उसी से रिलेटेड ही ये क्या है ना, महानवमी डिब्बा है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में। पहले हम जानेंगे कि ऑडियंस हॉल क्या होता है। तो ऑडियंस हॉल जो था वो वहाँ का हाई प्लेटफॉर्म था। क्या था? हाई प्लेटफॉर्म था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वुडन पिलर्स भी बने हुए थे। पिलर्स, यू कैन अंडरस्टैंड, पिलर्स मतलब ऐसे खंबे स्टाइल के बने होते हैं। तो वहाँ पे वुडन पिलर्स बने हुए थे, और स्टेयरकेस भी थी, सीढ़ियाँ भी थी जो सेकंड फ्लोर को जाती थी। कहाँ जाती थी? सेकंड फ्लोर की तरफ ले जाती थी। यानी ये हाई प्लेटफॉर्म था, ऊंचा प्लेटफॉर्म था, और वुडन पिलर्स इसमें बने हुए थे, और इसमें स्टेयरकेस, एक और सीढ़ियाँ भी थी जो सेकंड फ्लोर पर लेकर जाती थी। तो ये जो पिलर्स लगाए गए थे ना, ये बहुत ही कम स्पेस आपस में छोड़ते थे, यानी काफ़ी कम जगह पर स्पेस हुआ करता था। तो इसकी वजह से ये कहना मुश्किल है कि ये जो होल था ये मेनली यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जाता था। इसके आगे भी क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी इसका भी हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स या आर्कियोलॉजिस्ट को अभी कुछ भी नहीं पता चला कि जो लिटिल स्पेस है, क्योंकि जैसा इसका नाम है ऑडियंस हॉल, ऑडियंस हॉल का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो उसके अंदर आ सकती हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या था, जो पिलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पास बने हुए थे, तो वो काफ़ी कम स्पेस जो था वो वहाँ पर फ्री स्पेस था। तो इससे ये नहीं पता चला कि ऑडियंस हॉल इसका नाम क्यों रखा गया और इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। और जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था, यानी पूरी की पूरी ये जो किंग पैलेस था, वो डबल वॉल से सराउंडेड था।
क्या था, डबल वॉल से सराउंडेड था। मीन्स ये मान लो हो गया किंग का पैलेस। तो ये सिंगल वॉल से क्या हो गया, सराउंडेड हो गया। इसके आगे ही क्या है, एक और वॉल भी बनाई जाती थी, यानी ये डबल वॉल से क्या था, सराउंडेड था। और एक तरह की यहाँ से क्या बना दी गई थी, स्ट्रेट वे बना दिया गया था, गली का रास्ता बना दिया गया था। इस तरह से जो स्ट्रक्चर था वो वहाँ का बनाया गया था। तो मैंने आपको बताया कि जो किंग का पैलेस था वो वहाँ की यानी विजयनगर की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी। और इसमें 2 इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, वन इज़ ऑडियंस हॉल एंड सेकेंड इज़ महानवमी डिब्बा। तो ऑडियंस हॉल क्या था, हाई प्लेटफॉर्म था और वुडन पिलर्स उसमें बनाए गए थे। वुडन पिलर्स से ही स्टेयरकेस को जोड़ा गया था, सीढ़ियों को जोड़ा गया था, जो सेकंड फ्लोर की तरफ लेकर जाती थी। तो जो वुडन पिलर्स थे उनमें काफ़ी कम स्पेस छोड़ा गया था, तो जिस वजह से ये नहीं पता चला कि इस हॉल का जो मेनली यूज़ किया जाता था वो किस पर्पज़ के लिए किया जाता था। और पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स था वो डबल वॉल सराउंडेड था, यानी एक तरह की गली या एक तरह का रास्ता वहाँ पे बनाया गया था। अब हम बात करेंगे महानवमी डिब्बा की। महानवमी डिब्बा जो है वो उस सिटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था। किस पे था, सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी सबसे ऊंचाई पे ये था, बना हुआ था। और ये बेस से मतलब लैंड से ये कितना ऊंचा था, 11,000 स्क्वायर फीट। कितना, 11,000 स्क्वायर फीट टू अ हाइट ऑफ 40 फीट। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट देता था वो देता था वुडन स्ट्रक्चर, यानी वुडन स्ट्रक्चर से इसको सपोर्ट मिलती थी। वुडन स्ट्रक्चर का इसका वो बनाया हुआ था सपोर्ट सिस्टम। और उस बेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्विंग्स भी की गई थी। कार्विंग्स मतलब वहाँ पे कोई चित्रकारी करना या कोई ड्राइंग्स, उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया हुआ था। ये देखिए, ये महानवमी डिब्बा की क्या है, इमेज दे रखी है आपकी बुक में, जो 7.1 फिगर है, 7.11 फिगर सॉरी। और ये 11,000 स्क्वायर फीट ऊंचा है और इसे वुडन स्ट्रक्चर से क्या किया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्विंग्स की गई है, नक्काशी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सजावट की हुई है, यानी कुरेद के चित्रकारी की गई है। इस तरह की कार्विंग्स उसके ऊपर की गई है महानवमी डिब्बा के ऊपर। और महानवमी डिब्बा के ऊपर ये जो चित्रकारी की गई है ना, ये जो सीन डिपिक्ट हो रहा है, ये वो सीन डिपिक्ट हो रहा है जो नवरात्रों का 9th डे जो है वो डिपिक्ट करता है। यानी 9th डे की जो स्टोरी है उस स्टोरी के बेस पे इसकी कार्विंग की गई है, उस स्टोरी को ये डिपिक्ट करता है 9th डे ऑफ जो नवरात्रा है। तो ये जो कार्विंग है वो डिपिक्शन देता है 9th डे ऑफ नवरात्रा। ये सारी की सारी स्टोरी वही बताता है। इसी वजह से इस बिल्डिंग का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, महानवमी डिब्बा। क्या रखा गया है, महानवमी डिब्बा। तो हमें पता ही है कि 9th डे क्या मानी जाती है, रामनवमी या महानवमी के नाम से जाना जाता है। और 10th डे दशहरा का दिन माना जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये सितंबर या अक्टूबर में आता है, जब ऑटम का टाइम चल रहा होता है। और 9 दिन दुर्गा पूजा की जाती है और 10वें दिन क्या किया जाता है, रावण दहन किया जाता है। हमें पता ही है दशहरा क्या होता है। तो नॉर्दर्न इंडिया का ये फेस्टिवल है और इस सीन को ये जो महानवमी की डिपिक्शन है वो मनाया जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में दशहरा मनाया जाता है और दुर्गा पूजा बंगाल में हो गई। नवरात्रि या महानवमी के नाम से पूरे इंडिया में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके सीन जो है वो महानवमी डिब्बा की वॉल्स पे या हम कहेंगे वुडन स्ट्रक्चर पे डिपिक्ट किए गए थे। अब हम बात करेंगे कि विजयनगर में इस डे की क्या खासियत थी, मतलब इस दिन पर क्या किया जाता था। तो जो किंग्स हुआ करते थे ना विजयनगर के, कौन हुआ करते थे, किंग्स, वो अपनी प्रेस्टीज दिखाया करते थे इस दिन पर, पावर दिखाया करते थे। यानी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो था वो इस ओकेज़न पे किया जाता था। तो इस सेरेमनी को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था, इमेजेस की वर्शिप की जाती थी,
या हम कहेंगे आइडल्स की वर्शिप की जाती थी। एंड जो स्टेट हॉर्स हुआ करते थे उनकी पूजा की जाती थी। जैसे हमने पढ़ा ही था कि युद्ध में वहाँ पर घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, तो उन घोड़ों की पूजा की जाती थी। इस मौके पे सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे, यानी जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। कौन कौन से जानवर होते थे? बफलोज, जिसे हम भैंस कहते हैं, एंड अदर एनिमल्स, और भी कुछ जानवर होते थे जिनकी सेक्रीफाइसेस की जाती थी। डांसेस हुआ करते थे, रेसलिंग हुआ करती थी। क्या हुआ करते थे? डांसिंग हुआ करती थी, रेसलिंग हुआ करती है। रेसलिंग आप समझते ही हैं, कुश्ती वगैरह। इस तरह के जो ओकेज़न थे वो वहाँ पे किए जाते थे। खेल हुआ करते थे हॉर्सेस के, एलिफेंट्स के, चैरियट्स के, सोल्जर्स के, और ये सारा का सारा जो काम हुआ करता था ये राजा के सामने हुआ करता था। और उसके जो चीफ गेस्ट हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? चीफ गेस्ट। जैसे नायक्स के बारे में हम जानते हैं अच्छे से। नायिकाज आया करते थे इस सेरेमनी में। उन नायिकाज और किंग के सामने क्या हुआ करती थी? ये सारी सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाता था। और साथ ही साथ जो इनके सबऑर्डिनेट किंग हुआ करते थे, यानी इनके साथी हुआ करते थे राजा महाराजा के, वो भी क्या करते थे? इस ओकेज़न पे इकट्ठे हुआ करते थे और इस सेलिब्रेशन को मनाया करते थे। और क्या किया जाता था? जो किंग होता था वो सबको मतलब मिलता था और इंस्पेक्ट करता था, जांच पड़ताल करता था आर्मी की। जो नायकाज की आर्मी हुआ करती थी उसके बारे में जांच पड़ताल किया करता था, जाना करता था, उनसे मिला करता था। और जो नायक्स हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो अपने राजा के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आया करते थे, यानी रॉयल गिफ्ट। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो नायिकाज हैं वो राजा महाराजाओं को गिफ्ट्स वगैरह दिया करते थे। उन गिफ्ट्स के जो पैसे हुआ करते थे, जो वो टैक्स कलेक्ट करते थे अपने अपने एरिया से, उन्हीं टैक्सेस के पैसों से वो क्या किया करते थे? अपने राजा महाराजाओं के लिए बड़े बड़े तोहफे लिया करते थे, उन्हें सम्मान दिया करते थे, एज अ रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट दिया करते थे। उस वे में उन्हें रॉयल गिफ्ट्स प्रोवाइड किया करते थे नायिकाज जो हैं अपने किंग्स को। तो ये जो सारा का सारा सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन कहाँ किया जाता था? महानवमी डिब्बा में किया जाता था। कहाँ किया जाता था? महानवमी डिब्बा में किया जाता था। क्या क्या किया जाता था? पूजा की जाती थी, घोड़ों की भी पूजा की जाती थी, सेक्रीफाइसेस बलियाँ चढ़ाई जाती थी, बफलोज की और दूसरे जानवरों की, डांसिंग भी हुआ करती थी, अदर कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ करते थे, रेसलिंग भी हुआ करती थी। एलिफेंट्स और हॉर्सेस के, चैरियट्स के, सोल्जर्स के ये अपनी अपनी कला दिखाया करते थे वहाँ पे। और जो चीफ गेस्ट हुआ करते थे, राजा होते थे, नायक्स होते थे, दूसरी स्टेट्स के राजा महाराजा होते थे, वो भी राजा को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे और इकट्ठे सेलिब्रेशन किया करते थे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो गैदरिंग है वो बहुत बड़ी अमाउंट में हुआ करती थी, बहुत बड़े नंबर में हुआ करती थी, यानी काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। लेकिन जो महानवमी डिब्बा का स्ट्रक्चर है ना, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस ओकेज़न की प्रोसेशन के लिए वहाँ पर इतना स्पेस है, यानी इतने लोग जो हैं, इतने मैन, वुमेन, हॉर्सेस, बफलोज और जो किंग्स, चीफ गेस्ट, नायिकाज, ये सब लोग जो थे, आर्मी, जैसे हमने कहा कि आर्मी भी आती है तो इतना स्पेस नहीं हुआ करता था जैसे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो कैसे ही ये लोग जो थे वो वहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे और कैसे ये सेलिब्रेशन को परफॉर्म किया करते थे, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं हिस्टोरियंस के लिए, या हम कहेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, या हम कहेंगे स्कॉलर्स के लिए अभी एनिग्मा है। क्या है? एनिग्मा है, यानी एक अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। इस मिस्ट्री के कोई भी आंसर्स अभी तक स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिले कि जो रॉयल सेंटर का स्ट्रक्चर है वो इतना टाइट है, इतना इनफ स्पेस नहीं है, तो ये सेरेमनीज जो है वो वहाँ पर कैसे सेलिब्रेट की जाती है। आज हमने महानवमी डिब्बा के बारे में जाना। तो जो रॉयल पैलेस का ये एक पार्ट हुआ करता है और बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट पे है सिटी के, और वुडन स्ट्रक्चर से इसको सपोर्ट दिया गया। साथ ही साथ हमने ऑडियंस हॉल के बारे में भी जाना, उसमें भी वुडन पिलर्स के साथ स्टेयरकेस बनाई गई है जो नेक्स्ट फ्लोर की तरफ लेकर जाती है।
जो किंग पैलेस है उसके लिए कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि वो रॉयल रेजिडेंस है या नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें हमने यहाँ जानी, और ये भी जाना कि ये जो पूरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है इसको डबल वॉल से सराउंड किया गया था, जो एक स्ट्रीट वे का पाथ बनाती थी। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो इतना स्पेस फ्री नहीं था, यानी इतना फ्रीली नहीं था। तो ये सेरेमनीज जो है वो कैसे सेलिब्रेट की जाती थी ये अभी तक मिस्ट्री है हम सब के लिए। तो इसका आंसर अभी तक किसी के पास भी नहीं है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आज का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक. Till then, take care. Thank you.